अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज बरोज़ हफ़्ता है और 26 मार्च है और आज मैं वीकली तबसरा टॉप न्यूज़ के साथ में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। आज का तबसरा थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होगा, इसलिए कि मैं अभी भी कोविड पॉजिटिव हूँ और मुझे तकरीबन एक हफ़्ता पहले अलामात आना शुरू हो गई थी। बहुत से लोगों का मैसेज आया कि सिम्टम्स और क्या कर रहे हैं उसके वाले से भी बताइएगा, तो वो मैं उस पर के बारे में भी ज़्यादा से टच करूँगा। लेकिन उसके अलावा आज जिन टॉपिक्स को मैं टच करूँगा उसमें पाकिस्तान और इमरान खान जो है वो सर फहरिस्त होगा और बहुत ज़्यादा डिटेल्स आ रही हैं और काफ़ी हैरान कुन और परेशान कुन भी डिटेल्स आ रही हैं पाकिस्तान से, इमरान खान की हुकूमत के हवाले से। उसके अलावा लेटरल फ्लो टेस्ट जो कि अब ख़त्म हो रहा है फ्री, उसके हवाले से बात करूँगा कि क्यों ख़त्म हो रहा है और आगे क्या होगा उसके हवाले से। और उसके अलावा जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं यूके में, और अभी ताज़ा तरीन कल की रिपोर्ट आई है कि 10 लाख से ज़्यादा केसेस मज़ीद बढ़े हैं, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। पाकिस्तान ट्रैवल अपडेट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा आई हैं रिक्वेस्ट कि उसके हवाले से भी बताएं, तो उसके हवाले से भी बात आज होगी। और बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे मिल रहे हैं पाकिस्तान से भी कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि इमरान खान जाने वाले हैं, और उसमें दो आपको मैं मेजर चीज़ें बताऊंगा जो कि इमरान खान की हुकूमत शायद जाते जाते कर रही है, जो कि ऐसा लग रहा है कि इंडिकेशन है कि शायद इमरान खान की पार्टी को, पीटीआई को यकीन हो गया है कि वो वाकई में जा रहे हैं। इमरान खान को यकीन हो या ना हो, लेकिन उनकी पार्टी को यकीन है कि शायद वो जा रहे हैं। और एक इस्लामाबाद ज़्यादती केस भी था उस्मान मिर्ज़ा वाला, उसके हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वर्डिक्ट आई है, फ़ैसला आया है कोर्ट की तरफ से, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तालिबान ने जो है वो दोबारा स्कूल बंद कर दिए, इसके हवाले से बात करेंगे। और यूके में नेशनल मीटर रीडिंग डे जो है 31 मार्च को मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं कि नेशनल मीटर रीडिंग डे होता क्या चीज़ है, इसके हवाले से बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। उसके अलावा जो बड़ी हैरान कुन बात ये हुई है कि सऊदी अरेबियन ने 2 मसाजिद को छोड़ के, मक्का मदीना की मसाजिद को छोड़ के तमाम मसाजिद पे रमज़ान की जो तिलावत है या रमज़ान की जो दौरान जो नमाज़ों की ट्रांसमिशन है उस पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया है। इस पे हवाले से बात करते हैं। तो आए पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने कोविड के हवाले से। जी, मुझे कोविड जो है शुरू हुआ था एक हफ़्ता पहले, और मुझे सबसे लास्ट में सिम्टम्स आए थे, मेरे पहले फैमिली में सिम्टम्स आए थे। और पहले शुरू में तो हल्के सर दर्द से हुआ था ये शुरू, और उसके बाद फिर बैक में काफ़ी पेन थी। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज मुझे फील हुआ, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये मेरे, हालांकि मैं पूरी वैक्सीनेटेड हूँ, लेकिन मेरे टेस्ट जो है खाने का बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि ना गोश्त पता चला था, गोश्त खा के भी ना रोटी का, तो बहुत ही बुरा ज़ायका आ रहा था कि खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। अभी किसी हद तक अभी भी वही है टेस्ट के हवाले से, क्योंकि एक हफ़्ता गुजर गया, अभी भी टेस्ट कर रहा हूँ तो वो पॉजिटिव ही आ रहा है। लेकिन उसके अलावा जो मैं मतलब इसमें पैरासीटामोल खा रहे हैं, यखनी पी रहे हैं, कफ़ सिरप में पी रहा हूँ ताकि चलो कफ़ ज़रा सी कंट्रोल में आए, ताकि वायरस ने जितना टाइम लेना हो तो लेना ही है। तो उसके अलावा यही हो सकता है। और बाकी ये कि जो अगर यूके के कानून को देखें तो उस सब तो कानून तब्दील हो गया है। अगर आपको कोविड पॉजिटिव भी हैं, तो अगर आप जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे आपने स्कूल में अगर स्टूडेंट हैं, तो वो तो फिर आपको उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन लीगली ये है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव भी हैं तो आप जॉब पर आ सकते हैं, अगर आपके कोई सिम्टम्स नहीं है। अगर आप बुखार है तो फिर आप सिक हो कॉल कर लें। लेकिन वो पुराना वाला दौर ख़त्म हो गया कि जी कोविड है, आइसोलेशन करके बैठ जाओ घर में, और जो है वो कोई ना कोई पूछता रहेगा, ये वो चक्कर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे सब कुछ खुला है, बेशक कोविड पॉजिटिव है, बाज़ार से जाएँ चीज़ें ले लें, ख़रीद लें, ठीक है। बड़ा स्ट्रेंज है, बहुत स्ट्रेंज है कि जब पहले कि कोविड फैला था, जब पीक पे था, तो मुझे खुद याद है कि मैंने लोगों के घरों की शॉपिंग ग्रॉसरी करके भी ला के दी है, ताकि ये कोविड ज़्यादा फैले ना, बाज़ारों में ना फैले। लेकिन अब जो है हम सब लोग जो हैं बवजह मजबूरी जो है बाज़ारों में भी जा रहे हैं क्योंकि मास्क पहन के, लेकिन कोविड में निकलना पड़ रहा है, इसलिए कि अब लीगल कोई है ही नहीं, इस तरह की इम्प्लिकेशन नहीं है अब आगे। अच्छा, इसी पे जो लेटरल फ्लो टेस्ट किट है वो भी
अब ख़त्म हो रही है, फ्री ख़त्म हो रही है। 1 अप्रैल से जो है अब आपको वो फ्री नहीं मिलेगी। उसको भी यहाँ की बरतानवी अवाम ने सही जो है ना मंड के जो है ना उसको इस्तेमाल किया है। गो कि गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि जी मंड के इस्तेमाल करो, तो लोगों ने भी फ्री मंगवा के जो है ना घरों में रखी, स्टॉक भी की, उसको इस्तेमाल भी किया। अब गवर्नमेंट कहती है कि अब मज़ीद फ्री नहीं देंगे, इसलिए कि इसका काफ़ी ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा है और मतलब चूँकि बैक टू नॉर्मल हो गए हैं तो अब ये फ्री नहीं होगी। इसके लिए अब उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो अब ये मिलेगी कैसे? अभी जो गवर्नमेंट इस बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन आपको जो परचेज़ करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक बूट्स है और एक सुपर ड्रग है। बूट्स में 2 पाउंड की और सुपर ड्रग में 199 पाउंड की आपको मिल सकती है, आप जाके ख़रीद सकते हैं एक किट जो है। अच्छा, इससे NHS वालों को जो है वो काफ़ी मुश्किल होगी, इसलिए कि उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि उनको लेटर फ्लो टेस्ट जो है हर वीक करना है। तो अगर जो रिक्वायरमेंट पे अगर किया जाए तो उनको 50 पाउंड इजाफी अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे फ़िलहाल, या फिर गवर्नमेंट जो है अपने कोई ऐसे रूल्स बना दे कि जो है NHS स्टाफ को फिर भी फ्री मिले। लेकिन अभी तक जो है NHS अभी इस बारे में क्लियर नहीं है। जहाँ तक केसेस की बात कर लें तो अब जो इसमें केसेस के हवाले से देख लें तो बरतानिया में तकरीबन जो है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख केसेस का इजाफा पिछले वीक से इस वीक में हुआ है। ये इजाफा है, तो अभी तक मेरा 4.3 मिलियन यानी कि 40 लाख से 43 लाख जो है वो केसेस हुए हैं, बड़े हैं। और जो लास्ट वीक थी वो 33 लाख समथिंग केसेस थे UK में। तो अभी भी जो 1 in 19 जो है जो रेशो है कि हर 19 में से एक बंदे को जो है UK में कोविड हो रहा है। और जो जहाँ तक वो R रेट की बात करें तो R रेट जो है वो 1.0 और 1.1 के 1.2 के आसपास है। उसके मुताबिक देखा जाए तो हर 11-12 में से एक बंदे को कोविड हो रहा है। तो कोविड के जो केसेस हैं वो बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। और जो स्काई न्यूज़ की मैं खबर पढ़ रहा था उसके मुताबिक ये इस फैलने की वजह एक नया वेरिएंट आया हुआ है UK में और वो ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है। और जो कि फुली वैक्सीनेटेड भी हैं उनको भी काफ़ी इसका इम्पेक्ट आ रहा है। गो के बैक टू नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन जिस तरह मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है फुली वैक्सीनेशन होने के बाद भी इट वाज रियली टफ इन लास्ट फ्यू डेज़। तो गो के जिनको अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी लोग बचे हुए भी हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब होता है तो काफ़ी मुश्किल होती है। गो के अल्लाह का शुक्र है हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत मेजॉरिटी को नहीं पड़ रही है, लेकिन घर में भी फ़ाइट करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो दुआ में याद रखें हमको भी। बात कर लेते हैं पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से। बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा इसलिए कि मैं इसको बहुत शॉर्ट करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने तकरीबन 8-10 मिनट सिर्फ इमरान खान से बात कर ली थी। इमरान खान या पाकिस्तान पे बात करनी हो तो आपके पास तो 40 मिनट भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन देखिए कोई ख़ास अपडेट उस तरह नहीं हो रही। जैसे मैंने पिछले वीक में भी कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में आप जो है ना डेली खबरें सुनते रहेंगे तो वो आपको वो इंगेज तो रखते हैं, लेकिन इन रियलिटी जो है वो कुछ मटेरियलाइज़ नहीं हो रहा था। अभी भी जो है वो कुछ ज़्यादा तो अपडेट नहीं है पाकिस्तान में। बस ये है कि PTI के जो इतलात मीडिया में आ रही हैं, PTI के लोग जो है ना अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने अपने वज़ीर आला हाउस से जो है तकरीबन 8 ट्रक जो हैं वो शिफ्ट कर ली हैं, अपना सामान शिफ्ट कर लिया 8 ट्रकों में। उसके अलावा जो बहुत ही अजीब अनहोनी बात जो हुई है जिसको इंडिपेंडेंट उर्दू अखबार ने कोट किया है और उसको मैंने भी वेरीफाई किया, वो ख़बर ठीक है कि जो प्राइम मिनिस्टर का YouTube का अपना चैनल था जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से चैनल था, जिस पे अगर फेसबुक या ट्विटर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली जाती थी तो साथ वीडियो का लिंक, YouTube का लिंक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के चैनल का होता था कि वहाँ पे जाके देख लें। तो उससे इंडोर्समेंट की होती थी कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अपना चैनल है। अभी उसको कुछ दिन पहले खुफिया तरीके से PTI ने उस चैनल का नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम चेंज करके इमरान खान कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी ये बेवकूफ़ी की है उन्होंने बड़ी गलत टाइमिंग पे बेवकूफ़ी की है। ये सिर्फ आम लोगों को मज़ीद की तासुर दे रही है कि PTI को भी अंदर से यकीन हो रहा है कि वो जा रहे हैं, वरना तो एंड टाइम पे इस मौके पे उनको करने की ज़रूरत नहीं थी। और इमरान खान की इतनी फॉलोइंग है कि मुझे नहीं लगता कि अगर वो अपना ब्रांड न्यूज़ चैनल ख़ुद भी बना लेते बाद में, या उनके जो सपोर्टर्स बना लेते तो वो भी चल जाना था। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा फॉलोइंग हो जानी थी जितनी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फॉलोइंग अभी है। बहरहाल लेकिन ये भी एक इंडिकेशन है। बाकी मैं
PTI के जलसे के हवाले से मज़ीद पाकिस्तान के किसी एक लोकल सहाफ़ी से बात है कि आपको मज़ीद अपडेट दूंगा, लेकिन PMLN और जो अलायंस है अपोजिशन की, ये भी अपना जलसा उसी 26 को वो कर रहे हैं, PTI वाले 27 को कर रहे हैं। तो लग ही रहा है और प्रिडिक्ट किया जा रहा है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद में काफ़ी बड़ा तूफ़ान बदतमीज़ी आने वाला है और क्लैश की काफ़ी सूरत हाल है। अच्छा, एक सवाल जो होता है कि PTI के और इमरान खान के हवाले से कि यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ यूरोपीय और अमेरिकी एजेंडा हो सकता है। ये नहीं, यूरोपीय और अमेरिकी एजेंडा हो या ना हो, ये जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है ना ये इमरान खान के साथ होती तो इमरान खान को इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। और उसकी बेहतरीन मिसाल जो है PML, मैंने पहले भी बताई थी, PMLQ और MQM है। अगर वो इमरान खान को छोड़ देती हैं तो समझ लें कि मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को नहीं वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। उसके अलावा उन दोनों पार्टियों की हिम्मत और मजाल नहीं है कि वो किसी भी तरीके से रूलिंग पार्टी जिसको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है उसके अगेंस्ट जाएँ। तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के भी आपस में ताल्लुकात शदीद ख़राब है और वो उनको फारिग करना चाहते हैं। और फिर ये एक पहले उम्मीद की जाती है कि शायद इमरान खान पहले शायद वज़ीर-ए-आज़म होंगे पाकिस्तान की तारीख़ में कि जो अपनी पूरी टर्म पूरी करेंगे 5 साल की, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और लग ऐसा रहा है कि वो अब अदम एतमाद तक जो है शायद वज़ीर-ए-आज़म उसके बाद ना आ रहे हैं। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शंस अभी नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है इमरान खान किसी भी सूरत रिज़ाइन नहीं करेंगे, अदम एतमाद को कामयाब भी नहीं होने देंगे। तो एक तो चीज़ ये कि वो असम्बलियाँ ख़ुद तोड़ दें, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में कहा था, या फिर ये हो सकता है कि वो अदम एतमाद से पहले ही कोई इनकी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एग्रीमेंट हो जाए कि जून जुलाई में इलेक्शन का जो बजट है वो पेश करने के बाद जो है फिर इसको असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और इसमें जो होता है कि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि फिर इस्तीफ़ा भी देना नहीं पड़ेगा और सारी पार्टियाँ इलेक्शन की तरफ चली जाएंगी। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन बहरहाल इन ऑल सिनेरियो इमरान खान का एज अ प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा देर रहना मुश्किल है, लेकिन उनके वोट बैंक में इजाफा हो गया सिर्फ अपोजिशन की इन हरकतों की वजह से। जो इमरान खान के सेंटिमेंट्स जो लोगों को मिल रहे हैं उनमें इजाफा हो गया है। अच्छा, ट्रैवलिंग के हवाले से जो अभी तक कोई ख़ास अपडेट नहीं आई है। मुझसे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं पाकिस्तान ट्रैवलिंग के हवाले से कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। देखिए, 18 साल से ऊपर हैं तो अगर वो वैक्सीनेटेड वाला चक्कर तो ख़त्म ही हो गया है ना, आप ट्रैवल फ्रीली कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो आप 12 से 18 जो है ना, अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको PCR टेस्ट कहा हुआ है, लेकिन NCOC के जो ट्रैवल एडवाइजरी उसमें जो रिलैक्सेशन है वो 31 मार्च तक लिखी हुई है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन 31 मार्च तो ख़त्म होने वाली है, कुछ दिन रह गए हैं। तो जो इसका क्या मतलब है, क्या वो नया सर्कुलेशन इशू करेंगे? लेकिन अभी गवर्नमेंट खुद इतनी फंसी हुई है कि NCOC में मिनिस्टर कहाँ जाएंगे। तो जो अगर आप 31 मार्च के फ़ौरन बाद ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से अप्रैल में भी कर रहे हैं, तो आप एयरलाइन से चेक कर लें। और मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आप अगर 12 से 18 साल के बच्चे जो भी हैं और वो उनके अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो उनका PCR टेस्ट करवा लें तो फिर वो ट्रैवल कर सकेंगे, मेरा ख्याल है। इसलिए कि अभी पिछला सर्कुलर तो वही है, और उसके बाद अगर जब तक नया अगर सर्कुलर नहीं आता तो पिछले सर्कुलर की वैल्यू रहती है। तो मैं तो इसी बात पे कायम हूँ, लेकिन फिर भी आप एयरलाइन से चेक कर लें, ये ना टिकट करवा लें फिर बाद में मेरे पीछे पड़ जाएँ। तो ये ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से एक और ख़बर जो कि बहुत अच्छी ख़बर है, उसमें उस्मान मिर्ज़ा केस का फ़ैसला आ गया है। और उस्मान मिर्ज़ा केस में मुझे बड़ा हैरान हुआ, इस फैसले से हैरान कुन तौर पे हैरान है, खुशी भी है कि इस फ़ैसले के बाद उस्मान मिर्ज़ा को और उनके 5 साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। बहुत बड़ा फ़ैसला है, उस पर जितनी प्रेशर थी, मेरा ख़्याल है कि इस्लामाबाद पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत, उसके लिए वाकई में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर उन लोगों की एफर्ट ना होती और उन लोगों का वो लोग चैलेंज ना करते तो फिर इसका केस का फ़ैसला भी शायद ना होता, या फिर ये इन मुल्ज़िमों के हक़ में फ़ैसला होता। इससे कि लड़का और लड़की जो है दोनों ने तो मुकर गए थे, उन्होंने तो कह दिया था, अदालत में भी बयान जमा करा दिया था कि हम इनको जानते ही नहीं हैं, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा था। उसके बाद जो है
पीटीआई की मलिका बुखारी हैं, लॉयर भी हैं, और पीटीआई के मिनिस्टर्स और फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है, इन्होंने काफ़ी फिर सपोर्ट किया दोनों लड़का और लड़की को, और कोर्ट में जो है वो उन्होंने फर्म रहे, और आखिर में फ़ैसला जो है वो लड़का और लड़की के हक़ में हुआ है, और मुल्ज़िमों को जो है उम्र कैद हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। अच्छा, जो नेशनल मीटर डे यूके में मनाया जा रहा है, नेशनल मीटर डे बेसिकली फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, और ये नया टर्म यूज़ हुई है, और ये 31 मार्च को मना रहे हैं। नेशनल मीटर डे का मतलब ये है कि 1 अप्रैल से आपको पता है कि 54% एनर्जी प्राइसेस यूके में महंगी हो रही हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपका महीने का बिल साल का बिल अगर आपका पूरे 1000 पाउंड आता था, तो अब आपका 1600 पाउंड आया करेगा। मतलब बेतहाशा इजाफा हो गया है एनर्जी की प्राइसेस में। तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो जो है पहले बना चुका हुआ हूँ, जिसमें मैंने डिटेल बात की हुई है, तो अभी इस पर बात करने का मकसद नहीं है। लेकिन नेशनल मीटर डे का मतलब ये है कि आप 31 मार्च को रात को किसी टाइम अपने दोनों गैस और इलेक्ट्रिक मीटर की मीटर रीडिंग को नोट करें, उनकी तस्वीर खींचें या उनको राइट ऑन करें, और उसको फिर अपने एनर्जी सप्लायर की वेबसाइट पे जाके, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप उस पर जाके उनको मीटर रीडिंग दें 31 मार्च को। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप उनको फ़ोन करके बताएं कि मेरी 31 मार्च को ये मीटर रीडिंग है। जो भी है, ज़रूरी नहीं कि रात के 12 बजे बताएं, आप 7-8 बजे बता सकते हैं, उससे बात फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जब आप वो रीडिंग दे देंगे तो फिर जब 1 अप्रैल के बाद जो नए चार्जेस के साथ आपको बिल पड़ेगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चार्जेस जो चेंज हुए हैं उससे पहले और उसके बाद में कितना फ़र्क है। तो इसके कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, ये कि पब्लिक इनिशिएटिव है, लोग खुद ही इसको फैला रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ने के बाद आपके बिल में कितना फ़र्क आया है। तो वरना तो अगर मीटर रीडिंग उनको नहीं देंगे अपने एनर्जी सप्लायर को, तो फिर पता नहीं चलेगा, वो कंटिन्यूसली यूज़ होती रहेगी, तो उनको नहीं पता चलेगा। इसलिए इसको नेशनल मीटर रीडिंग डे का नाम दिया है। अच्छा, एक और जो सऊदी अरब ने बड़ी ख़तरनाक चीज़ कर दी है कि आपको याद होगा कि हम हमेशा हर रमज़ान में जो तरावी है या नमाज़ें हैं, उनकी लाइव ट्रांसमिशन सऊदी अरब से मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मुख्तलिफ़ मसाजिद से आती थी, और हम सुनते थे और महसूस होते थे, और बड़ा मज़ा आता था। अब जो है, जो सऊदी सलमान हैं, इन्होंने शाह सलमान जो है, मोहम्मद बिन सलमान जो है, इन्होंने जो अब ऑर्डर दिया है कि सिवाय मक्का और मदीना की, पहले तो उन्होंने एक ब्लैंकेट ऑर्डर था कि भाई कि किसी मस्जिद से अब कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी नमाज या नमाज की कोई भी ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होगी। जो भी है वो मस्जिद के अंदर तक रहेगा, मस्जिद के बाहर कोई भी जो है वो कुरान की किसी भी चीज़ की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, मस्जिद से बाहर नहीं जाएगी। तो ये बैन किया था रमज़ान के हवाले से भी, वरना तो आपको पता है, जिस तरह मैंने बताया कि ट्रांसमिशन जाती थी बाहर भी, तो उसमें काफ़ी उन पर रिएक्शन आया, प्रेशर आया। तो अब उन्होंने दोबारा एक अनाउंसमेंट की, क्लैरिफाई किया कि मक्का और मदीना की मसाजिद से तो ट्रांसमिशन जा सकती है, ऑन एयर हो सकती है, उसके अलावा कहीं और मस्जिद में भी, किसी भी मस्जिद में आप किसी को इजाज़त नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग करे, या वहाँ से जो है कुरान की या नमाज़ों की जो रिकॉर्डिंग जो है वो लाइव या रिकॉर्डेड जो है वो बाहर लोगों तक पहुँचा सकें। ये कि मकसद ये उनका यही है कि मस्जिद की चीज़ है, मस्जिद के अंदर तक रहे, और ये मकसद उनका जो है वो जो सऊदी रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरफ उनका एक कदम है। जो है वो इन्फ्लेशन, महंगाई जिस तरह मैंने बताया था बढ़ रही है, और अब पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से भी महंगा हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ऋषि सुनाक ने लास्ट वीक अनाउंस किया है कि वो 2 इंसेंटिव दे रहे हैं। एक तो इंसेंटिव ये है कि आप को फ्यूल जो है वो अब सस्ता मिलेगा, उसके लिए उन्होंने 5p तक जो है डिस्काउंट देने का कहा है, कि वो एक जो उनका गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसमें वो 5p तक पर लीटर छूट देगी। और जिस पे अजदा पेट्रोल वाले जस्ता गैस स्टेशन है, उन्होंने कहा है कि वो इस पे मज़ीद 1p डिस्काउंट देंगे, तो 6p है, तो 5p के ऊपर जो है कंपनियां मज़ीद भी डिस्काउंट दे सकती हैं, तो विच विल हैव अ गुड इम्पैक्ट
इन टर्म्स ऑफ आपके फ्यूल में भी, कि अगर आप गाड़ी फुल करवाते हैं तो आपको तकरीबन 3.5 से 5 पाउंड तक का, डिपेंडिंग कि आपका टैंक कितना बड़ा है, आपको उस पर वो डिस्काउंट मिल सकता है। और उसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस में भी उन्होंने थ्रेश होल्ड जैसा बढ़ा दिया है टैक्स के हवाले से, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों को उससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये भी एक इंसेंटिव, दो इंसेंटिव अभी दिए हैं। और जिसका जो ऋषि सुनाक ने कहा था कि फ्यूल की चेंजेस जो हैं वो एज सुन एज़ पॉसिबल हो जानी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज सुन एज़ पॉसिबल होंगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और आखिर में तालिबान ने दोबारा स्कूल बंद कर दिए हैं, और ये भी बड़ी परेशान कुन ख़बर है कि तालिबान ने काफ़ी अर्से के बाद स्कूल अपने खोले थे, स्कूल ओपन हुए, और उसके बाद फिर अचानक उन्होंने विद इन अ डे जो है वो दोबारा स्कूल बंद कर दिए हैं। इसकी वजह से भी तालिबान पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है। तो मुझे तो समझ नहीं आती, एक तरफ इमरान खान ये कहते हैं कि हमें तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उनको हमें आइसोलेट नहीं करना चाहिए, उनको फ़ंड्स देने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो तालिबान जो है वो भी अपने आपको इतना सख्त मौक़िफ़ के साथ हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो वो कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में या अपने वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं डेवलप कर सकेंगे, जहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझे कि हाँ हमें इनको फ़ंड्स देने चाहिए या इनके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, जब तालिबान एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है अपने शहरियों के लिए ही नहीं पूरी कर सके, जो कि तालीम है, और उस पर ही इतनी पाबंदियाँ लग रही हैं। तो ये अच्छा साइन नहीं है अफ़गानिस्तान के हवाले से और तालिबान के हवाले से। और ओबियसली इसमें पाकिस्तान भी तालिबान को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कितनी हद तक करेगा, आखिर में तो फिर मुश्किल हो ही जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीक तबसरा यूके, टॉप न्यूज़ तबसरा यूके, और इंशाल्लाह फिर अगले वीक दोबारा हाजिर होंगे और आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी।